नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का यानी केमिकल काइनेटिक्स का। और इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था 12वें पार्ट में, यानी हमारा केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। उसके टोटल 12 पार्ट हमने देखे थे। आज इस चैप्टर का पार्ट नंबर 13 रहेगा, यानी अपन कहेंगे पार्ट नंबर 13। और इस पार्ट में हम इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम की तरफ से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इस आज के वीडियो में हम उनका अध्ययन करेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हम इस आज के पार्ट में या अपन ऐसे कर सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। देखो, पहला न्यूमेरिकल लिया है मैंने R, यानी कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अभिक्रिया में अभिकारक R की सांद्रता 25 मिनट में 0.03 m से घटकर 0.02 m हो जाती है। औसत अभिक्रिया वेग की गणना मिनट व सेकंड दोनों इकाइयों में कीजिए। यानी इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछ रहा है, वो औसत अभिक्रिया वेग की गणना करवा रहा है मिनट व सेकंड दोनों इकाइयों में। देखो, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो, हमारे पास सांद्रता के मान दिए हुए हैं। मैं इसको R1 मान लूं। R1 सांद्रता कितनी मान लूं? 0.03 m। R2 यानी घटकर कितनी हो गई? 0.02 m। कोई दिक्कत नहीं है भाई। R1 0.03 m, R2 0.02 m। और हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है समय, यानी डेल्टी कितना दिया गया है? 25 मिनट। अब देखो, अब हम औसत अभिक्रिया वेग की बात कर रहे हैं। औसत अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल R अपॉन डेल टी। ये तो होता है सूत्र। माइनस क्यों आया? अभिकारक के संदर्भ में माइनस आता है क्योंकि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है। इसको मैं से लिख दूं डेल R को माइनस R2 माइनस R1, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन डेल टी। अब देखो, R2 का मान ये रहा, कितना है? माइनस, देखो माइनस तो ये है, कितना है? 0.02। फिर माइनस R1 का मान ये रहा, कितना है? 0.03। और अपॉन डेल टी है 25 मिनट। पहले हम औसत अभिक्रिया वेग को मिनट में ज्ञात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 0.01 अपॉन 25 मिनट। देखो, बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है। अगर मैं इसको खोल लूँ तो क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा प्लस 0.0125। और जब इसको सरल करेंगे ना, आप सरल कर लेना, तो आएगा यहाँ पे 0.004। इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो, याद करो, अभिक्रिया वेग की इकाई देखो सेकंड नहीं आएगी, यहाँ पे हमने मिनट में ज्ञात किया ना पहले, तो पर मिनट ध्यान में रखोगे आप, पर मिनट। अब हम बात करते हैं सेकंड में। क्या लिखेंगे? यदि समय सेकंड में हो,
सेकंड में लिया जाए तो देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल टी 25 मिनट है ना, 25 इंटू 60 यानी 1500 सेकंड आ गई हमारे पास। कितनी आ गई? 1500 सेकंड आ गई। अब देखो, अब इसका मतलब अब 25 के स्थान पर अपन कितना रखेंगे? अपन रखेंगे 0.01 1500 रखेंगे, क्योंकि अब हमने समय सेकंड में ले लिया है। और इसको सरल करोगे आप तो आएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -6। अब देखो, अब ये जो औसत अभिक्रिया आया, वेग आया, ये आया मोल पर लीटर पर सेकंड। यहां लिख रहा हूं मैं मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये हमने औसत अभिक्रिया वेग को मिनट व सेकंड दोनों इकाइयों में ज्ञात कर लिया। क्या किया हमने? R1 दिया गया, R2 दिया गया, डेल टी दिया गया। सूत्र हमारे पास क्या है? औसत अभिक्रिया वेग इक्वल टू माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। डेल आर का मतलब R2 माइनस R1 अपॉन डेल टी। मान रख दिया और हमने गणना कर ली। गणना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। ये देखो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। देखो कोई अभिक्रिया है 2A, उत्पाद बन रहा है। अभिक्रिया में अभिकारक एक की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 m से घटकर 0.4 m हो जाती है। अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। अब देखो, यानी इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछ रहा है अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। ये नहीं दिया गया कि औसत वेग ज्ञात करो या तात्क्षणिक वेग ज्ञात करो। इस प्रकार के न्यूमेरिकलों में आपको औसत वेग ही ज्ञात करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे। यानी हम यहाँ पे अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करेंगे। अब ये भी नहीं दिया गया कि मिनट में करें या सेकंड में। तो हमारे पास समय किस में? मिनट में। इसका मतलब मिनट में हमारा अभिक्रिया का वेग, जो अभिक्रिया वेग की इकाई है, वो आ जाएगी। तो देखो वही मैं क्या लिखूं, A1 भाई, ए यहाँ पे क्या है? अभिकारक है। तो A1 यानी पहले सांद्रता कितनी है? 0.5 m। फिर इसको मैं A2 मान लूँ, घटकर कितनी होगी? 0.4 m। ये लो। और डेल टी कितना है? डेल टी है 10 मिनट। लगाएंगे सूत्र, अभिक्रिया वेग इक्वल टू -1/2। देखो क्योंकि स्टोइकियोमेट्री गुणांक 2 है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1/2। माइनस क्यों आया? क्योंकि अभिकारक के संदर्भ में लिख रहे हैं। तो क्या लिख दूँ? डेल एक की सांद्रता अपॉन डेल टी माइनस 1/2। इसको मैं क्या लिख दूँ? A2 माइनस A1 लिख दूँ। A2 माइनस A1 अपॉन डेल टी। अब देखो A2 का मान कितना है? 0.4। फिर माइनस A1 का मान कितना है? 0.5 और अपॉन डेल टी कितना है? 10। सरल करते हैं, माइनस है यहाँ पे, क्या बचेगा? -0.1 अपॉन 10। इसको मैं सरल करूं तो देखो बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, खोलूंगा तो प्लस हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 0.12 इंटू 10। और इसको आप सरल करोगे तो आएगा 0.05। या इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 5 इंटू 10 की पावर -3। क्या आएगा? मोल पर लीटर पर मिनट। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेकंड में ज्ञात करना चाहोगे तो देखो 10 इंटू 60 कर देना और वो मान यहाँ पे रख देना। तो वो जो अभिक्रिया वेग है वो किस में आ जाएगा?
सेकंड में आ जाएगा। तो 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस न्यूमेरिकल को हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल। देखो अभिकारक अक्ष का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अनुरूप है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अनुरूप है। यदि अक्ष की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी पहले तो हमें ये अभिक्रिया लिखनी है। देखो अक्ष है, इसका y में रूपांतरण हो रहा है और हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि अक्ष का y में रूपांतरण एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अनुरूप है। अब देखो इस प्रकार के न्यूमेरिकलों को सोल्व करने के लिए हमें पहले सांद्रता बढ़ाने से पहले का वेग ज्ञात करना पड़ेगा और सांद्रता बढ़ाने के बाद का वेग। एक को v1 वेग मान लेंगे, दूसरे को v2 वेग मान लेंगे और दोनों के अनुपातों की तुलना कर लेंगे तो हमें अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ा उस वेग की गणना हो जाएगी। और हमें ये पता है कि ये जो अक्ष का y में रूपांतरण है ये एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अनुरूप है। इसका मतलब पहले मैं वेग v1 लिखूं, वेग v1 क्या लिखूं, मैं लिखूंगा k अक्ष और घात 2 आएगी। अब अरे ये तो लिखते हैं अपन वेग समीकरण k अक्ष 2 घात 2 क्यों आई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि अक्ष का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अनुरूप है। अब देखो ये तो हो गया पहले का वेग यानी सांद्रता बढ़ने से पहले का। अब क्या कहेंगे, अब अगला कह रहा है कि अक्ष की सांद्रता, यानी हम कहेंगे अक्ष की सांद्रता 3 गुना करने पर अब जो वेग आएगा ना उसे हम वेग 2 कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग 2। के अक्ष की सांद्रता कितनी हो रही है 3 गुना, तो 3 अक्ष और 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इस 3 को बाहर ले आऊं, 3 की घात भी कितनी है 2 है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं वेग 2 = 9 के अंदर क्या बचा अक्ष की घात 2। इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ। अब क्या कहूँगा, समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे। कैसे करेंगे, वेग v1 अपॉन वेग 2, यानी वेग 1 या वेग 2 ऐसे कह सकते हैं सिंपल भाषा में। वेग 1 क्या है, के अक्ष की पावर 2 अपॉन वेग 2 क्या है 9 के अक्ष की पावर 2। ये कैंसिल हो गया। तो अगर मैं वेग 2 लिखूँ यहाँ से तो क्या लिखूँगा मैं, वेग 2 = 9 इंटू वेग 1। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे यदि अक्ष की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग पहले की अपेक्षा 9 गुना बढ़ जाता है। क्या कहेंगे, अतः अभिक्रिया वेग पहले की तुलना में 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे न्यूमेरिकलों को हम सोल्व कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो क्या पूछ रहा है, एक अभिक्रिया अभिकारक A के प्रति प्रथम कोटि की है तथा अभिकारक B के प्रति द्वितीय कोटि की है तो पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया की अवकलन वेग समीकरण लिखिए। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है
बी की सांद्रता 3 गुना करने पर अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ए व बी की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हल। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है अभिक्रिया की अवकलन वेग समीकरण लिखिए। देखो कैसे लिखेंगे, मैं लिख दूं -dr/dt समानुपाती। अब देखो यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक अभिक्रिया अभिकारक एक के प्रति प्रथम कोटि की है, यानी इसकी घात तो एक रहेगी, तथा अभिकारक बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। इसका मतलब अभिकारक बी की घात क्या आएगी, 2। यहाँ पे एक लिखो चाहे लिखो, इसकी घात 1 है। फिर क्या करूँ, -dr/dt समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आएगा, k a की घात 1 और b की घात 2। ये लो, ये हमने इस अभिक्रिया के लिए, देखो इसके स्थान पे आप dx/dt भी लिख सकते हो। तो k a की घात 1 b की घात 2, इस प्रकार से भी आप इस अवकलन समीकरण को लिख सकते हो। अवकलन समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो ये हमने इसके लिए अवकलन समीकरण लिख दी है। अभिक्रिया ए के सापेक्ष प्रथम कोटि की है, बी के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है। तो -dr/dt इक्वल के ए की घात 1 और बी की घात 2। यह हम -dr/dt के स्थान पे सामान्य जो कॉमन फॉर्मूला होता है dx/dt, ये भी अपन लिख सकते हैं। अब देखो सेकंड में हमें क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है कि बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अभी हमने जस्ट पिछले वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। पहले क्या करेंगे, पहले वेग 1 ज्ञात करेंगे। क्या लिखूं, के ए के सापेक्ष तो क्या है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की, और बी के सापेक्ष अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि की। इसको मैं समीकरण 1 मान लूं। अब क्या कहूं, बी की सांद्रता, बी की सांद्रता 3 गुना करने पर, 3 गुना करने पर, और अब जो वेग होगा उसे बोलेंगे वेग 2। क्या लिख दूं, के एक की सांद्रता तो यही रहेगी, लेकिन बी की सांद्रता 3 गुनी कर रही है। इसका मतलब ये लो 3b की घात 2। अब देखो क्या करेंगे, अब वही करेंगे, इस 3 की घात 2 है, इसको मैं बाहर लाऊंगा, यानी ये 9 जाएगा, और इसको मैं यहाँ लिख दूं वेग 2 बराबर 9k और b की घात 2। इसको मैं समीकरण 2 दे दूं। फिर क्या कहूँ, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, वेग 1 अपॉन वेग 2 लिख दो। वेग 1 तो ये रहा, के ए की घात 1 है और बी की घात 2 अपॉन वेग 2 ये रहा, 9k ए की घात 1 और बी की घात 2। ये कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, वेग 2 इक्वल 9 इंटू वेग 1। क्या कहेंगे, अतः अभिक्रिया वेग पहले की तुलना में 9 गुना बढ़ जाएगा। अतः अभिक्रिया वेग पहले की तुलना में 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। यानी हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये सोल्व हो गया
कि बी की सांद्रता 3 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग पहले की तुलना में 9 गुना बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इस थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड में क्या पूछ रहा है कि ए व बी दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम पहले वेग 1 ज्ञात करेंगे। ये लो वेग 1 क्या लिख दूं कि अभिक्रिया ए के सापेक्ष तो है प्रथम कोटि की और बी के सापेक्ष है द्वितीय कोटि की। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ। अब क्या कहूँगा, अब कहूँगा ए व बी दोनों की, ए व बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने पर। अब देखो यानी अब क्या आएगा, अब आएगा वेग 2। क्या लिखूं कि ए की सांद्रता भी क्या हो रही है दुगनी और बी की सांद्रता भी क्या हो रही है दुगनी। तो ये लो 2a की घात 1 और 2b की घात 2। अब देखो यहाँ पर तो है 2 और यहाँ पे 2 की घात 2, इसका मतलब 4 और 4 × 2 यानी क्या हो गया 8 के, और अंदर क्या है 1 की घात a 1 है और b की घात 2। इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ। फिर क्या कहूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखूँगा, वेग 1 अपॉन वेग 2। वेग 1 क्या है कि ए की घात 1 है बी की घात 2 है अपॉन वेग 2 क्या है 8 के ए की घात 1 है बी की घात 2 है। ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा वेग 2 इक्वल 8 × वेग v1। देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए व बी की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया का वेग पहले की तुलना में 8 गुना बढ़ जाएगा। तो हमने इस 4 नंबर के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया। लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। यह है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, एक अभिक्रिया अभिकारक एक के प्रति द्वितीय कोटि की है। कैसी है, द्वितीय कोटि की है। इसके अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभिकारक एक की सांद्रता दुगनी करने पर और अभिकारक एक की सांद्रता आधी करने पर। पहले हम इस फर्स्ट को सोल्व करते हैं। देखो अभिकारक एक की सांद्रता दुगनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पहले हम इसके लिए वेग 1 ज्ञात करते हैं। वेग 1 के, और देखो एक के सापेक्ष क्या है, एक के प्रति द्वितीय कोटि यानी 1 की घात 2 आएगी। इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ। अब क्या लिखूँ, अब लिखूँगा अभिकारक एक की सांद्रता दुगनी करने पर, अभिकारक एक की सांद्रता दुगनी करने पर। अब जो वेग रहेगा उसको बोलेंगे वेग 2। क्या लिखूंगा, के और 2a घात है 2 यानी 4 हो गए। यहाँ पे 4 को मैं बाहर लिख दूँ, यानी मैं लिख दूँ वेग 2 इक्वल 4 के एक की घात 2। इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ। क्या कहूँगा, समीकरण 1 व 2 से, ये लो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, वेग 1 बट्टा वेग 2। ये लो वेग 1 बट्टा वेग 2। वेग 1 क्या है, के एक की घात 2 और वेग 2 क्या है
4k ए की घात 2। क्या बच गया हमारे पास? बच गया वेग 2 इक्वल 4 इंटू वेग 1। देखो क्या कहेंगे, अभिकारक एक की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया का वेग पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या कह रहा है कि अभिकारक एक की सांद्रता आधी करने पर, तो पहले इसके लिए भी हम वेग 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेग 1 के एक की घात 2, क्योंकि अभिक्रिया क्या है? द्वितीय कोटि की है। इसको समीकरण 1 क्या कहूँ? एक की सांद्रता आधी करने पर, एक की सांद्रता आधी करने पर। अब देखो आप समझना, क्या लिखूँगा? वेग 2 इक्वल के ए बाई 2 आएगा। क्या आएगा? ए बाई 2। और इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे वेग 2, देखो नीचे 2 और 2 की घात 2, इसका मतलब के बाई 4 और 1 की घात 2। इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ। क्या कहूँ? समीकरण 1 व 2 से क्या लिखूँगा? वेग 1 अपॉन वेग 2। वेग 1 तो क्या है? ये रहा के एक की घात 2 और वेग 2 ये रहा, कितना है? के बाई 4 एक की घात 2। क्या बच गया यहाँ पे? 1/4 बच गया। यानी मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे वेग 2 इक्वल 1/4 इंटू वेग 1। अब देखो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अभिकारक एक की सांद्रता आधी करने पर अभिक्रिया का वेग पहले की तुलना में 1/4 रह जाता है। 1/4 रह जाता है। तो हमने इस 5 नंबर के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया। लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल 6। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकंड है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? देखो इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। और दिया क्या गया है? वेग स्थिरांक दिया गया है। अरे प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी K1 दिया गया है और 5 ग्राम A और घटकर यानी A माइनस अक्स। इसका मतलब यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण काम आएगा। देखो हम इसको हल करते हैं। पहले तो हमें क्या दिया गया है? हमें K1 का मान दिया गया है 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकंड है। और क्या दिया गया? ए दिया गया। ए कितना है? 5 ग्राम। ए माइनस अक्स यानी 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम हो गई। इसका मतलब ए माइनस अक्स कितना है? 3 ग्राम। अब देखो अब क्या कहेंगे? अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से क्या होती है समीकरण? K1 इक्वल टू 2.303 T log A अपॉन A माइनस अक्स। अब हमें तो T का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब इस समीकरण को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे T इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस अक्स। अब देखो
2.303। K1 का मान कितना है 1.15 इंटू 10 की पावर -3 log A का मान कितना है 5/a माइनस x है 3। 2.303 1.15 इंटू 10 की पावर -3। इसको मैं ऐसे लिख दूं log 5 माइनस log 3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, t इक्वल टू 2.303 1.15 इंटू 10 की पावर -3। देखो log 5 का मान कितना होता है 0.699। आपको log 5 का मान पता होना चाहिए और log 3 का मान भी आपको पता होना चाहिए। log 3 का मान कितना होता है 0.477। 1 भी होता है लेकिन हम दशमलव के बाद में 3 अंक की ले रहे हैं। ये हमने log 5 और log 3 का मान रख दिया। 2.303 1.15 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो आएगा 0.22 इंटू, देखो गणना आप कर लेना, इसकी आप गणना कर लेना, अपने हिसाब से गणना आप कर सकते हो। बस मेन चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब यहाँ पर K1 का मान दिया गया है, A का मान दिया गया है, A माइनस x का मान दिया गया है। पूछ क्या रहा है समय। इसका मतलब यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण प्रयुक्त होगी। K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log A अपॉन A माइनस x मान रखा और हमने मान रख के आप गणना कर लेना। इसका आंसर आएगा 444 सेकंड। बस ये ध्यान रखोगे आप, सेकंड में समय आएगा पर सेकंड, तो गणना आप अपने हिसाब से कर लेना। तो ये हमारा 6 नंबर का न्यूमेरिकल हो गया। लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी K1 का मान पूछ रहा है, बात सीधी सी है। और ये जो समय दिया गया है 60 मिनट, यानी ये इसका अर्धायुकाल है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित हो रहा है। इसका मतलब ये 60 मिनट का समय यहाँ पे क्या है, अर्धायुकाल है। देखो हम इसको सरल कैसे करेंगे, हम इसको सरल ऐसे करेंगे कि हमें टी हाफ का मान दिया गया है कितना 60 मिनट। 60 मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 इक्वल 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड हमारे पास समय हो गया। अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक, यानी हमें K1 का मान पूछ रहा है। देखो हम लगाएंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, या अपन ऐसे कर सकते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल से। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल से, अर्ध आयुकाल से। देखो क्या होता है अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। अब हमें तो K1 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। मान रख दो 0.693, टी आपका मान दो ये रहा 3600। सरल कर लेना आप इसको सरल करोगे ना तो 1.925 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो सेकंड में आएगा, ये किस में आएगा सेकंड में, पर सेकंड
अरे भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? पर सेकंड। ये आप ध्यान में रखोगे। तो देखो हमारे पास टी आपका मान था, मिनट में था, इसको हमने पहले सेकंड में चेंज किया। K1 का मान पूछ रहा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का सूत्र ये होता है T12 इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। इस सूत्र से हमने K1 का मान ज्ञात कर लिया 0.693 अपॉन T12। T12 का मान ये रहा। तो हमारे पास गणना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन आपको ध्यान में क्या रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमसे क्या पूछ रहा है और सूत्र कौन सा प्रयुक्त होगा। लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखो अब है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल नंबर 8। इसमें क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों से अर्ध आयु, देखो अर्ध आयु का मतलब अर्ध आयुकाल ही है। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि अर्ध आयुकाल को अर्ध आयु भी कहते हैं, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। तो वेग स्थिरांकों से अर्ध आयु की गणना कीजिए। देखो यानी बात सीधी सी है, हमारे पास K1 के मान दिए गए हैं, ये जो है ना ये 200 पर सेकेंड, ये K1 का मान है। K1 बराबर है 200 पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है? अर्ध आयुकाल। तो लगा लो सूत्र, क्या होता है? T12 0.693 अपॉन सूत्र क्या होता है? K1। तो T12 इक्वल टू 0.693। K1 का मान कितना है? 200 पर सेकेंड है। इसको जब आप सरल करोगे तो आएगा आपके पास 0.3465 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो ये जो समय आया ये सेकंड में आया है, किस में? सेकंड में। इस बात का आप ध्यान में रखोगे। फिर बात करते हैं सेकंड की। ये भी हमें क्या दिया गया है? ये भी हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया गया, यानी यहाँ पर K1 का मान कितना है? 2 पर मिनट। पूछ क्या रहा है? अर्ध आयुकाल। सूत्र लगा लो 0.693 अपॉन K1। तो T12 इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 का मान है 2। सरल करोगे तो यहाँ पे आएगा 0.3465। और अब ये जो T आपका मान है ये आया है मिनट में। किस में आया है? मिनट में। बात करते हैं इसकी। देखो यहाँ पर भी ये K1 का मान ही है, पर ईयर, 4 पर ईयर। पूछ क्या रहा है? अर्ध आयुकाल 0.693 अपॉन K1। मान रखेंगे तो क्या आएगा? 0.693 अपॉन 4 ही तो है, और यहाँ पे आएगा 0.1732 ईयर। याद रखोगे ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पे मिनट और यहाँ पे सेकंड। तो इस प्रकार हम दिए गए प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों से इसके लिए अर्ध आयुकाल का मान ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ले रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो अब है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 पर सेकंड है। अभिक्रिया को अपनी सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? यानी हमसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो जाहिर सी बात है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण काम में आएगा। देखो हम इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया एक तो K1 का मान कितना है? 60 पर सेकंड। अब हम A को मानते हैं, माना A बराबर है 1 और A माइनस x इक्वल टू है 1/2
16, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब a माइनस x इक्वल टू 1/16 यानी 1/16। अब देखो k का मान है, a का मान है, a माइनस x का मान है, पूछ क्या रहा है, t का मान पूछ रहा है। इसका मतलब क्या कहेंगे, अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से लगाओ क्या है, K1 इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस x। ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। हमें तो t का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब इस समीकरण को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस x। अब अपन मान रखेंगे, देखो 2.303, K1 का मान कितना है 60, तो ये लो 60, log a का मान कितना है 1, a माइनस x कितना है 1/16। कोई दिक्कत नहीं है, a के स्थान पे 1 रख दिया, a माइनस x के स्थान पे 1/16 रख दिया। सरल करेंगे इसको तो देखो क्या आएगा हमारे पास, t इक्वल टू 2.303 अपॉन 60, यानी ये ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे बजाएगा log 16। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू 2.303, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 की घात 4। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इस 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम इसको और सरल करते हैं। यहाँ पे देखो log है, यहाँ पे log है, t इक्वल टू 2.303 अपॉन 6t। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 log 2, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है चूंकि log 2 का मान कितना होता है 0.3010, ये log 2 का मान होता है। अब हम मान रख देंगे यहाँ पे 2.303 अपॉन 60, देखो इंटू 4, log 2 का मान कितना है 0.3010, और जब इसको आप सरल करोगे तो आपके पास आएगा 0.046 सेकेंड। याद रखोगे, इकाई को आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि हमारे पास जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो पर सेकंड है। इसका मतलब ये जो समय है ये सेकंड में आएगा। तो इस प्रकार हम इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या ज्ञात कर लिया, 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। गणना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना। बस ध्यान में क्या रखना आपको कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमसे क्या पूछ रहा है और कौन सा सूत्र लगेगा। सूत्र में आपको मान पुट करने आने चाहिए। तो ये हमारा 9 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 है। अच्छा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम की तरफ से भी ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का दुगुना होता है। यानी ये बात हमें सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करनी है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया का 99% भाग पूर्ण होने में जो समय लगता है वह समय 90% भाग पूर्ण होने में लगने वाले समय का दुगना होता है। देखो अब इस न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। पहले हमें
99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय को ज्ञात करेंगे और फिर 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय को ज्ञात करेंगे और फिर दोनों की तुलना करेंगे। तो बात करते हैं पहले इस 99% अभिक्रिया, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। देखो मानना ए बराबर, ए तो मान लूँ मैं 100, अब ए को 100 मानना है तो ए माइनस अक्स कितना आएगा 100 माइनस 99, यानी ए माइनस अक्स आ गया 1। और अब क्या कहूँगा, अब कहूँगा अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं समाकलित वेग समीकरण लिख रहा हूँ 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस अक्स। ये मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण लिख दी। इस समाकलित वेग समीकरण से हम 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात करेंगे। यानी टी को मैं उधर ले जाऊं, टी क्या लिख दूं 99% क्या आएगा 2.303 अपॉन K1 log a का मान कितना है 100, a माइनस अक्स कितना है 1, इसका मतलब T 99% इक्वल 2.303 K1, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा log 100 T 99% 2.303 K1। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 10 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं और लिखूं तो T 99% इक्वल 2.303 K1। दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको लिख दिया। अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, इसको मैं लिख दूं 2 log 10। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें पता है log 10 का मान 1 होता है, इसका मतलब 1, यानी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा T 99% इक्वल टू 2.303 इंटू 2 अपॉन K1। इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। log 10 का मान 1 होता है तो 2 इंटू 1, यानी यहाँ पे 2 बचा। अब हम बात करेंगे 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, देखो यहाँ पर भी माना a बराबर कितना 100, तो a माइनस अक्स कितना होगा 100 माइनस 90, यानी कितना आएगा 10 आ जाएगा। वही क्या लगाएंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। यानी मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log a के स्थान पर तो क्या आएगा 100, ये लो, और a माइनस अक्स के स्थान पे कितना आएगा 10। भाई a बराबर 100 माना है, a माइनस अक्स कितना हो गया 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 ही तो है। अब देखो T
90% इक्वल टू 2.303 K1। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखो 10 बच गया, log 10, और हमें पता है log 10 का मान 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा ओवरऑल, t 90% इक्वल टू 2.303 K1। इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहूँगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तो ये रहा, क्या लिखूँगा देखो, मैं लिखूँगा t 99% अपॉन t 90%, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू, इसका मान कितना है 2.303 इंटू 2, और नीचे है K1, और इसके नीचे किसका मान आएगा, t 90% का कितना है 2.303 अपॉन K1। देखो ये भाग में, इसको मैं गुणा में लाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो मेरे पास आएगा t 99% अपॉन t 90%। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 इंटू 2 है ना, 2 रहा, अपॉन K1, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे वाली राशि ऊपर, ऊपर वाली राशि नीचे, यानी क्या हो जाएगा K1 अपॉन 2.303। अब देखो K1 से K1 कैंसिल, 2.303 से 2.303 कैंसिल, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, t 99% अपॉन t 90% इक्वल टू 2। अब देखो, और इस समीकरण से, यानी इस उत्तर से मैं ऐसे लिख सकता हूँ t 99% इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू t 90%। और यही हमें सिद्ध करना है कि किसी अभिक्रिया के 99% भाग पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय का दुगना होता है। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे हमने पहले दोनों के लिए अलग अलग समय ज्ञात कर लिया। पहले हमने 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कर लिया प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। फिर हमने 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कर लिया प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से, इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। दोनों की हमने तुलना कर ली तो हमारे पास ये आ गया t 90% इक्वल टू 2 इंटू t 99% है, t 99% इक्वल टू 2 इंटू t 90%। तो इस प्रकार से हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिया। कई बार यहाँ पर ऐसे ही पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का दुगना होता है। तो आप एक बार दोबारा से इसको खुद करने का प्रयास करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर 11 है। स्पष्ट कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। देखो अभी हमने जस्ट जो 10 नंबर का न्यूमेरिकल सोल्व किया है, दी सेम उसी प्रकार से ये सोल्व होगा। बस आपकी पर क्या पूछ रहा है कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। तो वही तरीका है हमारा, पहले हम 99.9% अभिक्रिया में लगा समय ज्ञात करेंगे। देखो क्या कहें, पहले 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय। देखो
माना ए बराबर कितना है 100, अरे ए बराबर 100, तो a माइनस x इक्वल टू कितना आएगा 100 माइनस 99.9 कितना आएगा 0.1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यानी a का मान तो 100 और a माइनस x का मान 0.1। क्या कहेंगे, वही प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से। अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से, समाकलित वेग समीकरण से क्या लिखूंगा, देखो t 99.9%, 2.303 K1 log a के स्थान पे क्या रखूँगा 100 और a माइनस x के स्थान पे 0.1। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सरल करो आप तो कितना आएगा, यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा t 99.9%, 2.303 K1 log, अरे 1000 आएगा 1000, इसको सरल करेंगे तो कितना आ गया 1000 आ गया यहाँ पे। अब देखो t 99.9% इक्वल टू 2.303 अपॉन K1, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 10 की घात 3, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 10 की घात 3 लिख दो या 1000, इस 1000 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, t 99.9% 2.303 अपॉन K1, इसको मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 3 log 10, और हमें पता है log 10 का मान 1 होता है, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या जाएगा t 99.9% इक्वल टू कितना जाएगा 2.303 K1। देखो इसका मान तो 1 हो गया, इसका मतलब 3 × 1, 3 यानी इंटू 3, इसको मैं समीकरण 1 दे दूँ। अब देखो, अब अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल समझना यहाँ पे, और अर्ध आयुकाल का प्रतीक क्या होता है t हाफ होता है, यानी अर्ध आयुकाल बराबर कितना होता है 0.693 अपॉन K1। अब ये जो समय है, ये समय अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगा समय है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखूंगा, t 99.9% अपॉन t हाफ कितना है 2.303 इंटू 3 और K1, इसका मान रखूँगा तो क्या जाएगा, ऊपर नीचे कर रहा हूँ यानी K1 अपॉन 0.693, K1 से K1 कैंसिल, इसको आप सरल करोगे तो हमारे पास आएगा t 99.9% अपॉन t हाफ लगभग 10 आएगा, कितना आएगा लगभग 10। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, t 99% इक्वल 10 इंटू इधर आ जाएगा t हाफ। और यही हमें सिद्ध करना है कि किसी अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल t हाफ, अर्ध आयुकाल तो है, अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। तो ये न्यूमेरिकल और इससे
पहले वाला न्यूमेरिकल, दोनों एक ही मेथड से होंगे, एक ही तरीका है। दोनों न्यूमेरिकल, एक बार फिर से कह रहा हूँ आपको, दोनों न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ले रहे हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल। देखो अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 12 है। एक प्रथम कोटि विक्रिया को 30% वियोजित होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ की गणना कीजिए। यानी ये पूछ रहा है अर्धायुकाल। प्रथम कोटि विक्रिया को 30% वियोजित होने में 40 मिनट का समय लगता है, तो हमें अर्ध आयुकाल की गणना करनी है। यानी यहाँ पर भी प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण काम आएगा। देखो सरल करना है इसको। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक तो समय है, यानी टी कितना है 40 मिनट ना, मिनट है। अब देखो अब विक्रिया 30% वियोजित हो रही है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मानना A इक्वल 100 और A माइनस अक्स यानी 100 माइनस वियोजित कितनी हो रही है 30%, तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पहले ज्ञात करना है K1 और बाद में ज्ञात करना है टी हाफ। सूत्र कौन सा काम आएगा, प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या होता है K1 इक्वल टू 2.303 टी लॉग A अपॉन A माइनस अक्स। हमें K1 का मान ज्ञात करना है, T का मान पड़ा है, A का मान पड़ा है, A माइनस अक्स का मान पड़ा है। मान रखो आप, देखो K1 बराबर 2.303, T का मान कितना है 40 मिनट है, 40 मिनट, लॉग A का मान कितना है 100, A माइनस अक्स कितना है 70। K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 लॉग, यानी हमारे पास कितना आ गया 10/7। कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लिख सकते हैं K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन 40। देखो इसको मैं से लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, log 10 माइनस log 7। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। log 10/7 को हम लिख सकते हैं log 10 माइनस log 7। अब देखो K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन 40। अब देखो log 10 का मान कितना होता है 1 और log 7 का मान होता है 0.8451। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.303 अपॉन 40। देखो एक तो मान रखा है log 10 का 0.8451 ये मान है log 7 का। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटू 0.1549। ठीक है। अब देखो ये मान तो K1 का है हमारे पास अभी तक। किसका मान आया है K1 का मान आ गया। हमें तो पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है टी हाफ है। तो अब लगाओ टी हाफ का सूत्र क्या होता है 0.693 अपॉन K1। अब देखो K1 का मान ये रहा 0.693। देखो K1 नीचे है, इसका मतलब मान मैं रखूँगा तो ये तो आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 2.303 इंटू 0.1549 और इसको आप अपने हिसाब से सरल कर लेना। सरल करोगे तो क्या आएगा 77.7। अब देखो समय किस में आएगा मिनट में आएगा। ये लो, ये हमने इसके लिए अर्ध आयुकाल की गणना कर ली। हमारे पास टी का मान दिया गया था, हमने a बराबर 100 लिया, a माइनस अक्स बराबर हमारे पास 100 माइनस
30 = 70 आ गया। फिर हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लगाया और इसके द्वारा हमने पहले K1 का मान ज्ञात कर लिया और K1 का मान ज्ञात करने के बाद हमने अर्ध आयुकाल का मान ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। लेते हैं अगला और आज का अंतिम न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा आज का अंतिम न्यूमेरिकल है, यानी न्यूमेरिकल नंबर 13। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु, देखो अर्ध आयु का मतलब अर्ध आयुकाल है T½ अर्ध आयु 480 सेकंड है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो एकदम इजी न्यूमेरिकल है, यानी हम यहाँ लगाएंगे अर्ध आयुकाल का सूत्र। क्या होता है? अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल यानी T½ क्या होता है? 0.693/K1। अब हमें पूछ क्या रहा है? वेग स्थिरांक। इसका मतलब K1 = 0.693/T½ मान रख दो 0.693/T। आपका मान कितना है? 480 सेकंड। ये लो, सरल करोगे तो आपके पास आएगा 1.44 × 10⁻³ पर सेकंड। बस ये ध्यान में रखना आप, इकाई, क्योंकि हमें पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई पर सेकंड होती है। तो देखो आज के इस पार्ट में हम केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर के अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। आज का ये हमारा जो पार्ट था 13 नंबर का पार्ट, ये न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट था। यानी अपन कह सकते हैं कि इस पार्ट में हमने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया। देखो आप क्या करोगे, आप पाठ्य पुस्तक के जो और भी न्यूमेरिकल हैं उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास जो भी स्रोत है सॉल्व करने का, उस स्रोत की सहायता से आप न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने का अभ्यास करना। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे न्यूमेरिकल उतने ही आपको इजी लगने लगेंगे। तो देखो अब हम अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।